अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इस्लामिक बैंकिंग पे होगा। इस्लामिक बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है मेन, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग में रिबा। रिबा कहते हैं बेसिकली सूद को। सूद की डेफिनेशन बता दूं आपको। सूद वो है कि हर वो कर्ज जो नफ़ा देता है, मतलब कोई भी आप किसी को कर्ज देते हैं उसके ऊपर जो एडिशनल आपको अमाउंट मिलती है वो सूद कहलाएगी। ठीक है, सूद को इस्लाम में वैसे भी हराम किया गया है। तो इसमें जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो वहाँ पे इस्लामी शरिया प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं, जिसके तहत वो सारा जो भी कारोबारी लेन देन है वो इस्लामी शरिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए वो बिज़नेस हलाल हो जाएगा। इसी तरह जो इसकी एग्जांपल एक आपको दे दूं कि वो जानवर ज़िबा करते हैं। जानवर बेशक वो हलाल हो, लेकिन जानवर को ज़िबा करने से पहले अगर उसके ऊपर तकबीर नहीं पड़ी जाएगी तो वो हराम हो जाएगा। अगर तकबीर पड़ी जाएगी तो वो हलाल हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस्लामिक बैंकिंग है। अगर आप इस्लामी शरिया प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो वो आपका जो भी कारोबारी लेन देन है वो हलाल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं। ये आयत नंबर 275 में है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत वाले दिन उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया है। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि बे भी सूद ही की तरह होता है, हालांकि अल्लाह ने बे को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। लिहाजा जिस शख्स के परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वो उस काम से बाज आ गया तो उसने जो माजी में जो भी कुछ किया होगा अल्लाह ताला उसके वो माफ़ कर देता है। तो इसी तरह सूद का जो मामला है इसके बारे में ये भी कहा गया है कि सूद का काम करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अलाने जंग है। तो ये थी सबसे पहली जो मेन सबसे पहली डेफिनेशन थी रिबा की। रिबा को मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया। अब रिबा के बाद जो सेकंड इसमें कंसेप्ट है कि जो इस्लामिक बैंक है और कन्वेंशनल बैंक है जो जिसको सऊदी बैंक कहते हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो ट्रेड एक्टिविटीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो पैसा अपना सारा लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर बैंक चलते हैं। बैंक में दूसरा सबसे पहला रिबा था, दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक में डिफरेंस क्या है। और तीसरे में क्वेश्चन ये होता है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो मुनाफा कैसे कमाते हैं। अगर वो सूदी काम नहीं करते तो इस्लामिक बैंक्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं। तो इसको हम इस तरह डिटेल में जाएंगे। इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो हलाल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट आता है वो बैंक अपने कस्टमर को तयशुदा मुआदे के तहत वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसके अगला जो कंसेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग में मुराबहा का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुराबहा में बैंक अपनी चीज़ कस्टमर को देते हुए अपना नफ़ा और उसकी चीज़ की वैल्यू पहले ही बता देता है। ये मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट है। मुराबहा के बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा मुदारबा। मुदारबा बेसिकली जब अकाउंट ओपन करता है कस्टमर का बैंक में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बैंक का और कस्टमर के मोबाइल। तो उसमें बैंक और कस्टमर आपस में शराकत दारी में ये तय करते हैं कि बैंक जो है जो एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देगा और जो कस्टमर है वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट ये होता है पहले ही कि अगर बैंक को प्रॉफिट होता है तो उसका मार्जिन पहले डिसाइड हो जाता है कि 50% बैंक रखेगा, 50% कस्टमर को देगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको मुदारबा कहते हैं। मुदारबा के बाद जो अगली बैंक इस्लामिक बैंक की टर्म होगी वो होगी मुसावमा। मुसावमा में बैंक अपनी चीज़ की कीमत नहीं बताता, मतलब कस्टमर को कोई चीज़ देते हुए कस्टमर को बैंक पहले ये क्लियर नहीं करता कि ये चीज़ मैंने कितने की खरीदी और कितने में देगा। ये था इस्लामिक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मुसावमा। अगला जो इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट होता है अजारा। अजारा में बेसिकली एक बैंक कोई भी एसेट कस्टमर को देता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो एज अ रेंट के तौर पे देता है। जैसे आम रूटीन में कोई बंदा रेंट पे मकान किसी को देता है तो वो जितनी देर मकान यूज़ करता है उसका किराएदार तो उसका किराया पे करता रहता है। ऐसे ही बैंक एक एसेट कस्टमर को देता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में अजारा कहते हैं। अजारा के बाद अगला कुछ बैंक का कंसेप्ट होता है डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका में भी बैंक अपने कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। ये ज़्यादातर एग्रीमेंट वहाँ पे साइन होता है जहाँ पे बैंक से कार लीज करवाई जाती है। तो इस एग्रीमेंट में फ़र्ज़ करें बैंक ने 20 लाख की गाड़ी है, कस्टमर को कहा जी आप 18 लाख रुपया आपको हम फाइनेंस करेंगे, 2 लाख रुपया हम एडवांस में देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तकरीबन 20% बैंक को एडवांस दे दिया कस्टमर ने और 80% जो है वो बैंक ने अपने पास इन्वेस्टमेंट कर दी। और जो 80% इन्वेस्टमेंट रह जाएगी उसमें कस्टमर हर मंथ जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देता जाएगा वैसे वैसे बैंक की ओनरशिप जो है वो कम होती जाएगी, कस्टमर की बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जब कस्टमर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपनी दे देगा
تو لاسٹ انسٹالمنٹ دینے کے بعد کمپلیٹ اونرشپ کسٹمر کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ اس کے وائس ورسا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو اجارہ کا بتایا. اجارہ میں کسٹمر رینٹ پے کرتا ہے لیکن اس کی اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آخری کنسیپٹ جو آج کی ہماری اس ٹاپک میں ہوگا وہ استثنا ہے. استثنا میں بینک سپوز کوئی بندہ آتا ہے بینک کے پاس لون لینے کے لیے, بینک اس سے پہلے تو پھر کسٹمر سے بینک پوچھتا ہے کہ آپ کو لون چاہیے کس پرپز کے لیے, تو وہ بتاتا ہے کسٹمر کہ مجھے کوئی مینوفیکچرنگ کرنی ہے, میں نے کوئی یونٹ خریدنا ہے. تو بینک اس بندے کو جو بھی اس نے کام کرنا ہو بینک اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہے کہ آپ نے بھائی جو بھی کام کرنا ہے وہ بینک اپنے پاس سے انویسٹ کر دے گا سارے. اور اس کے بعد آپ کو فرض کرے بینک نے 1 کروڑ پہ انویسٹ کیا اور بینک اس کو کہے گا کہ آپ نے 3 سال میں ہمیں واپس کرنے ہیں پیسے, اور بینک اس کے اوپر اپنی پرسنٹیج جو بھی ہوگی وہ اوپر چارج کرے گا. تو یہ تھا ہمارا استثناء کا کنسیپٹ اسلامی بینک میں. تو آج کا ہماری آج تک کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی. اس میں کوئی بھی اگر کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسلامک بینک کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے کہ مجھے دے گا اجازت. اللہ پاک آپ کا اور میرا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.